हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और आज से हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करते हुए इकाई 6 को प्रारंभ कर रहे हैं। इकाई 6 मतलब भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। दोस्तों, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है ये नए सिलेबस में हमारे सामने जो है इस प्रकार जो है आई है। और ये यूनिट 6 का एक महत्वपूर्ण जो है हमारा क्या है दोस्तों, ये हिस्सा है ना, अर्थव्यवस्था। तो इसको हम बेहतर तरीके से जानेंगे। थोड़ा इसके सिलेबस पे हम चर्चा करेंगे। सिलेबस के पश्चात कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2024 में, 2025 में, और 2024 में कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो 2025 में भी उसी टॉपिक से पूछे गए हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो है हम यहाँ पर अच्छे से समझकर आगे बढ़ेंगे, है ना दोस्तों। दोस्तों देखो, कहानी थोड़ी सी समझना। ये जो है हमारी क्लास है, यह जो है इसका मेन मोटो है शून्य से समझ तक। हम शून्य से समझ तक ऐसा, क्योंकि दोस्तों हमारा जो इकोनॉमिक्स है इसको हमें समझकर ही जो है आगे पढ़ना होगा। तो यहाँ देखो, हम अगर इसको देखें तो यूनिट 6 में तो है ही, हमसे 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही है। इसके अतिरिक्त दोस्तों हमारा यदि हम मेंस की बात करेंगे तो मेंस का जो हमारा थर्ड पेपर है, उस थर्ड पेपर का जो पार्ट ए है, वो पार्ट ए हमारा यहाँ पर 150 पूछा जाता है ना, जिसमें 4 यूनिट इकोनॉमिक्स की है और एक 5वीं यूनिट लास्ट वाली जो है वो सांख्यिकी और डेटा विश्लेषण की है। तो वो मैथ से संबंधित है। बाकी 120 नंबर का जो है क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर इकोनॉमिक ने को मिलता है, जिसमें हम भारत की अर्थव्यवस्था भी देखते हैं और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी देखते हैं। हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अपना एक तरीका रहता है। विज्ञान को पढ़ोगे, साइंस को पढ़ोगे तो साइंस अलग तरीके से पढ़ के समझना होगा। इतिहास जो है उसमें डेट्स याद रखनी है, स्टोरियों के माध्यम से हमें उसको पढ़ना रहता है। इकोनॉमिक्स को पढ़ना है तो दोस्तों इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए हमें इसकी छोटी छोटी बातें जो हैं वो हमें इसके साथ जो है यूज करनी होगी। हर छोटी छोटी बात जो है हमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ बताने का प्रयास करती है। और इकोनो यही सब्जेक्ट है, यदि आपने इन छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं, इनसे संबंधित जो शब्दावलियां है, इन पर कमांड कर ली तो कहीं ना कहीं आपको इकोनो बहुत ज्यादा सरल रूप में देखने को मिलेगा, है ना। तो कई बार हम जो है ऐसे छोटी छोटी जो है इनसे संबंधित शब्दावलियां हैं, इनके बारे में नहीं जानते हैं, तो फिर हम उस टॉपिक को अवॉइड करना शुरू करते हैं, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक्स दोस्तों एक हमारा जो ये सब्जेक्ट है करेंट पर आधारित। कई बार हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में भी हमारे सामने ऐसे शब्द आते हैं जिनके बारे में हमें जानना, वैसे हमें जिनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हमें असल में उनकी जानकारी भी होती नहीं है, और वो टॉपिक हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं अवॉइड करना शुरू करते हैं। ऐसे ही हम किताब भी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी यदि हमसे कोई सा शब्द नहीं बन रहा है तो हम उसको फिर स्किप करना शुरू करते हैं। तो हमारी इस क्लास में हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, बहुत शून्य से जो है हम इसको प्रारंभ करेंगे। हर एक आयाम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसको आप दोस्तों यहाँ पर प्रीलिम्स में तो पढ़ ही रहे हो, आपको मेंस में भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सारे सारे आयाम जो है लगभग इसके लगभग यूनिट 6 के जो आयाम है आपको मेंस में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो बहुत अच्छे से समझ कर चलना है। आज की पहली क्लास है तो थोड़ा इस पर हम बात कर लेते हैं, है ना दोस्तों। हर विषय कुछ ना कुछ मांगता है। जैसे हमारा यूनिट 6 की हम यदि बात करें, यदि आप शुरू शुरू प्रारंभ कर रहे हो एज ए स्टूडेंट, आपने पहली बार जो है इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहा, तो आपके मन में पहले तो ये प्रश्न आएगा कि मुझे क्या पढ़ना है ना। दूसरा मन में आता है कि यार क्यों पढ़ना है। और फिर इन दोनों से जब हमें इन दोनों का प्रश्न मिल जाता है तो फिर हम शुरू करते हैं, तो हमारे मन में आता है कि हमें कैसे प्रारंभ करना है, ठीक है। तो हमारी यूनिट 6 को हम कैसे प्रारंभ करेंगे, कैसे पढ़ना है, कहाँ छोड़ना है, किन बिंदुओं पर ध्यान रखना है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। बस ये है कि अब इन दो बातों को थोड़ा समझिएगा, क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों पढ़ना है हमें सिलेबस। सिलेबस इसका हमें बहुत अच्छे से अध्ययन होना चाहिए, इसके सिलेबस का हमें, क्योंकि सिलेबस मेंस का हो चाहे प्रीलिम्स का हो, हमें पूरा रटा हुआ होना चाहिए कि ये बिंदु हमारे एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। सिलेबस में ये मेंशन हुआ है हमारे यूनिट 6 के, या हमारे मेंस के थर्ड पेपर के पार्ट में ये बात कही गई है। कई बार हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हमारे सामने बहुत सारी चीजें सामने आती है। तो यदि हमें सिलेबस का पता होता है कि यार ये सिलेबस में, हमारे सिलेबस में भी ये बिंदु दिया हुआ है, तो हम उस करेंट वाली चीज को थोड़ा अच्छे से फोकस करके उसी समय देख लें, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और सिलेबस हमेशा दोस्तों हमें एक राह दिखाता है कि हमें किन चीजों पर अच्छे से फोकस करना है। तो सिलेबस का हमें बहुत अच्छे से अध्ययन होना चाहिए, ठीक है। अब क्यों पढ़ना है, तो ये तो सीधी सी बात है। हर बार जो है यूनिट 6 से आपके सामने 10 से 11 क्वेश्चन जो है ऐसे देखने को मिलते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। आप मान के चलो 120, 30 जो है ये तो मान लो डेटा विश्लेषण और सांख्यिकी वाला पोर्शन हो गया,
लेकिन 120 नंबर का जो है क्वेश्चन पेपर आपको वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए भी हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, और कैसे पढ़ना है ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो ऐसे ही हमारी यूनिट 6 को अब हम प्रारंभ करते हैं दोस्तों। इसके सिलेबस को सबसे पहले देखते हैं कि इसका सिलेबस हमसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देखो दोस्तों, सिलेबस की यदि मैं बात करूं तो इसका सिलेबस जो है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, दोनों अर्थव्यवस्था को हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, और पहला बिंदु दिया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में किसकी स्थिति बतानी है, मध्य प्रदेश की, वो भी किसके संदर्भ में, वर्तमान के संदर्भ में। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा बिंदु है, और इस बिंदु को हमने हमारी बुक में भी दोस्तों बहुत अच्छे से दिया है। यदि आपने हमारी पुस्तक नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। और इकोनॉमिक्स को लेकर हमारी ये पुस्तक जो है, इसमें बहुत अच्छे से मेहनत की गई है, एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इसमें हमने जो ये स्थिति वर्तमान बतानी है मध्य प्रदेश की भारत के संदर्भ में, कंपेयर करके सारे आयाम यहाँ पर हमने कवर किए हैं, एक बार जरूर देखिएगा। बहुत अच्छे से इस पे मेहनत की गई है। थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। देखो दोस्तों, यह जो पुस्तक है इसमें तो हमने मेहनत की ही है, इसको सरल बनाने का प्रयास किया है। कई बार बच्चे अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उनके सामने बहुत सारी चीजें ऐसी आती है, तो कहीं ना कहीं उनको मोटिवेशन नहीं मिलता है, मैं कैसे पढूं यार, चीजें जो है बहुत जटिल सी दिखती है। लेकिन हमने इसमें बहुत सरल जो है इसको बनाने का प्रयास किया है। लेकिन हर किताब की अपनी क्या रहती है दोस्तों, एक भाषा रहती है ना, और ये रहती है औपचारिक भाषा। ठीक है, तो आपको इस पुस्तक में तो औपचारिक भाषा मिलेगी, हमने इसको भी सरल बनाने का प्रयास किया है। लेकिन इस क्लास के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए, जो मेरी जो अपनी लैंग्वेज रहेगी, भाषा रहेगी, इसके माध्यम से मैं इसको और सरल बनाने का प्रयास करूंगा, और इतना सरल लगे आपको कि यह सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छे से आपको समझ में आए, और सही जवाब तक आप पहुंचो परीक्षा में। ठीक है, तो ये मेरा प्रयास रहेगा। तो आप देखिएगा, हमारी ये पुस्तक हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है मार्केट में। ठीक है, चलो वापस आते हैं हमारे सिलेबस पर। और भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, तो हम पहले जानेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है। फिर इनमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के सारे आयाम जो है यहाँ पर कंपेयर करते हुए चलेंगे, जो मैं आगे की क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरा दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनसंख्या। अब मध्य प्रदेश की जनसंख्या, ये तो हमारा यूनिट 4, जो हमारा मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी है, उसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बिंदु आपको वहां पर मिल जाएगा और यहाँ पर भी मिल जाएगा, तो दोनों साथ में आपकी यहाँ पर तैयारी हो रही है। ठीक है, दूसरा मानवीय संसाधनों का विकास, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल। अभी दोस्तों 2 बार एग्जाम हुई है, 2024 में भी और 25 में भी। यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं योजनाओं पर। ठीक है, योजनाओं के साथ साथ बजट में इन क्षेत्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए कैसा जो है प्रावधान किया गया है, कितना परसेंटेज जो है बजट में इनके लिए जो है प्रावधान किया गया है, कितनी राशि इनके लिए बताई गई है। तो ये कुछ बिंदु यहाँ से पूछे जा रहे हैं, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा बहुत अच्छे से। फिर दोस्तों, एसडीजी, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। एसडीजी जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, ये यहाँ पर मध्य प्रदेश की प्रगति के संदर्भ में पूछा है इसने। तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हमारा यूनिट 7 में भी बिंदु है, तो यहाँ पर और वहां पर दोनों जगह आपका यहाँ पर कवर हो रहा है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में कृषि, मध्य प्रदेश में उद्योग, एमएसएमई एवं अधोसंरचना का विकास। तो दोस्तों, कृषि, उद्योग और ये एमएसएमई और ये अधोसंरचना है, ये आपको मिलेगा यूनिट 4 में, है ना। वहां पर मध्य प्रदेश में फसलें, मध्य प्रदेश में उद्योग, इस प्रकार से बिंदु दिया हुआ है। तो वहां पर भी ये टॉपिक आपको पढ़ना है और यहाँ पर भी पढ़ना है। तो ये जनसंख्या, एसडीजी आपको कहीं ना कहीं 2 बार देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया। अधोसंरचना का विकास जो है दोस्तों, अधोसंरचना में बहुत सारी चीजें आती है, 2 से 3 चीज महत्वपूर्ण है। एक तो सिंचाई वाला, जो जल संसाधन तथा सिंचाई से संबंधित जो गतिविधियां है, वो अधोसंरचना के अंतर्गत आती है, और आपको इसको अच्छे से देखना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यही अधोसंरचना आपको यूनिट 4 में भी देखने को मिलेगी। दूसरा, यहाँ पर आपको ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा, ये बिंदु जो है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है अधोसंरचना के रूप में। आपको इसको भी अच्छे से कंप्लीट करना है, क्लास में हम बेहतर तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये भी हो जाएगा, ये यूनिट 4 में भी आपको देखना रहेगा, तो यहाँ पर ये पूरा आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दोस्तों, यहाँ पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर। ठीक है, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, तो ये भी हमें अच्छे से देखना है। ठीक है, फिर यहाँ तक तो हमने एमपी का देख लिया है। अब यहाँ से हम थोड़ा भारत के संदर्भ में या केंद्र के संदर्भ में देखेंगे।
पहले तो भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां। अब नवीन प्रवृत्तियां किसके संदर्भ में? कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में। तो सारे आयाम यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। वित्तीय संस्थाएं। अब वित्तीय संस्थाओं में दोस्तों आरबीआई, वाणिज्यिक बैंक, सेबी और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हमें यहाँ पर देखनी है। ठीक है। इसके अतिरिक्त भारत की विदेश व्यापार नीतियां, G20, सार्क तथा आसियान। तो इस प्रकार से हमारा ये सिलेबस है और हम सिलेबस के हर एक टॉपिक को उठाएंगे और बहुत अच्छे से उसका अध्ययन करेंगे। बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो है हमें इकोनॉमिक्स को लेकर ध्यान रखनी है, इकोनॉमी को लेकर ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमें अच्छे से समझना है दोस्तों। इकोनॉमिक्स भी और इकोनॉमी, इन दोनों को भी हम अच्छे से समझेंगे। कई बार क्या होता है, हमने पूरी यूनिट 6 पढ़ ली और हमें किसी ने पूछ लिया कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है, अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था, दोनों में थोड़ा अंतर बताओ या थोड़ा संबंध बताओ। तो कहीं ना कहीं हमारे पास कहने के लिए जवाब नहीं होता है। तो हम हर एक चीज जो है बहुत बेसिक से इसको शुरू करते हैं अब, है ना। बहुत छोटे से इसको हमें पढ़ना है। ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा आपको कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, दोनों के अपने अपने संबंध किस प्रकार है, दोनों किस प्रकार से अलग है, ये बताऊं। उससे पहले हम थोड़ा देखेंगे हमारा 2024 व 2025 का सिलेबस। सिलेबस तो देख लिया है हमने। इसके क्वेश्चंस देखेंगे। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं दोस्तों, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ये क्वेश्चन ही हमें बताते हैं कि हमें आगे जो है किस प्रकार से तैयार करने हैं अपने टॉपिक्स, है ना, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन अगर 2024 व 2025 को आप अवलोकन करोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ, तो आप पाओगे दोस्तों पर कैपिटा इनकम से 24 में भी और 25 में भी प्रश्न पूछा गया है। एसडीजी सतत विकास लक्ष्य में भी 2024 तथा 2025 से प्रश्न पूछे गए। राजकोषीय घाटे से भी पूछे गए। तो आपको ये कुछ बातें जो है स्पेशली इन पर भी फोकस अच्छे से करना है। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। क्या क्या बिंदु है जो यहाँ पर पूछे गए हैं, उन सब बातों को एक बार अच्छे से देख लेते हैं, फिर आएंगे हमारी इस क्लास की शुरुआत पे। ठीक है। चलो, ये है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दोस्तों, जिसमें भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। तो यहाँ पर किसमें दोस्तों? दूध, दाल और मसालों में। ये ऐसा प्रश्न पूछा गया, मतलब भारत में कृषि से संबंधित बात आई है। ठीक है। और भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां बतानी है, मतलब करेंट से संबंधित चीजें जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि वर्तमान में किन चीजों के लिए भारत जो है सबसे बड़ा जो है उत्पादक राष्ट्र बना हुआ है। तो दूध, दाल और मसाले। ठीक है। इसी तरह वर्ष 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2017-18 में। अब इसने 2017-18 की बात पूछी है। कई बार सरकारी किताबें आप देखोगे तो उनमें अभी भी 2017-18 का डेटा रखा हुआ है, उसमें अपडेट हुआ ही नहीं है। और आयोग भी प्रश्न पूछता है तो एज इट इज क्वेश्चन वहां से उठा लेता है और वही प्रश्न फिर हमारे क्वेश्चन पेपर में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो कुछ बातें ऐसी आ जाती है, लेकिन अब इसको कौन कैसे पढ़ेगा? 2017-18 का डेटा जो है किसको ध्यान होगा? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश जो है ऐसी स्थिति में आप लगा कर आते तो ये सही हो जाता। ठीक है। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है? भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र। पहले तो ये जानो दोस्तों, विनिर्माण क्षेत्र है क्या। विनिर्माण क्षेत्र मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जब हम कच्चे माल, जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र से हम जब कच्चा माल उठाकर द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र में भी हमारे सामने 2 से 3 चीजें देखने को मिलती है, जिसमें हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन, निर्माण, फिर विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, फिर उत्खनन, खनन, गैस जलापूर्ति। ये सारे बिंदु मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो यही द्वितीय क्षेत्र का एक हिस्सा है दोस्तों, क्या? विनिर्माण क्षेत्र। और विनिर्माण क्षेत्र मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र से या प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त जो कच्चे माल है, इस कच्चे माल को उठाकर मशीनों के माध्यम से नया उत्पाद बनाया जाता है। और जहां पर नया उत्पाद बनाया जाएगा वही हमारा विनिर्माण क्षेत्र होता है। और इसका मुख्य काम क्या रहता है? उत्पादन करना रहता है वस्तुओं का, है ना। जो कच्चा माल है उसको लाया जाता है और उसको फिर ये नया रूप देता है मशीनों के माध्यम से। तो ऐसा क्षेत्र हमारा विनिर्माण क्षेत्र है। तो एक टर्म तो ये थी। दूसरी थी दोस्तों पूंजी गहनता। अब पूंजी गहनता क्या है दोस्तों? जब पूंजी के लिए क्या अधिक निवेश करना, है ना, निवेश किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा निवेश जो है पूंजी का किसमें किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति पूंजी गहनता की कहलाती है। मतलब यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है दोस्तों? निवेश हो रहा है ना। किसका निवेश? पूंजी का निवेश क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है ना। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र था? तो यह 2017-18 के अनुसार मध्य प्रदेश को यहाँ पर माना गया है। ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे है वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के कुल व्यापार घाटे को कम करने में किस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पर 2023-24 में भारत के कुल व्यापार घाटा। अब कुल व्यापार घाटा क्या है ये जानिएगा।
व्यापार में घाटा भी, इसके लिए भी एक अलग थोड़ा सा इसको भी समझ ही लीजिए इसको भी, व्यापार घाटा क्या होता है। देखो दोस्तों, मान लो एक देश है, भारत ही है हमारा, ठीक है, ये हमारा देश है। एक देश जब व्यापार करता है तो व्यापार करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, आयात निर्यात करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने आयात और ये निर्यात किया, ठीक है। लेकिन जब कोई देश अपने यहाँ पर आयात अधिक करता है, मतलब वो बाहर के देश से वस्तु अपने देश में ज्यादा मंगवाता है, और निर्यात जो है कम करता है, मतलब अपने देश में बनी हुई वस्तुओं को दूसरे देश में कम बेचता है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर ऋणात्मक रूप से जो है क्या देखा जाएगा, व्यापार देखा जाएगा। और यही ऋणात्मक रूप से देखा गया व्यापार ही हमारा क्या है, व्यापार घाटा कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भारत में अगर देखा जाए 2023-24 में, तो इस व्यापारिक घाटा जो है, जो यह कुल व्यापार घाटा है, इसको कम करने में किस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो यहाँ पर ऑप्शन कृषि निर्यात, माल निर्यात, सेवा निर्यात या ऑटोमोबाइल निर्यात। तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों सेवा निर्यात। सेवा, सेवा एक आप जानते हो दोस्तों, वस्तु और सेवा दो चीजें होती है। वस्तु मतलब मान लो ये एक पेन है, ठीक है, ये पेन जिसे मैं छू सकता हूँ, ये क्या है दोस्तों, वस्तु है। लेकिन आपको अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उस मेरे द्वारा जो पढ़ाई गई चीजों को देख रहे हो, समझ रहे हो, ये क्या है दोस्तों, एक सेवा है। थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझते हैं। मान लो आपको रात में 2 बजे भूख लग रही है, ठीक है, आपको 2 बजे भूख लगी, आपने देखा है हॉस्टल में अब खाने जैसी व्यवस्था तो होगी नहीं, ठीक है, तो आपने क्या किया, रात में 2 बजे ऑर्डर किया, ठीक है, ऑर्डर क्या किया आपने, सैंडविच ऑर्डर कर लिया मान लो। तो सैंडविच ऑर्डर किया तो उसमें लिखा हुआ है कि 10 मिनट में जो है आपके पास जो आपका सैंडविच पहुंच जाएगा। 10 मिनट हुए, सैंडविच वाला आपके घर आया, उसने कॉल किया कि सर आपका ऑर्डर आ गया है, ठीक है। आप बाहर निकले हॉस्टल से और आपने सैंडविच ले लिया, ठीक है, उसको पैसे दे दिए, आप आए अंदर, तो आपने पाया आपके हाथ में क्या था उस समय, सैंडविच था। तो सैंडविच क्या है दोस्तों, ये एक वस्तु हो गई। लेकिन जो 10 मिनट में वो आया है और उसने आपको जो सर्विस दी है, ये जो सेवा दी है, यही हमारा कहलाता है उस समय के साथ में जो देखी गई चीज जो है वो सेवा। यही हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, सेवा, है ना। सेवा मतलब इसे हम छू नहीं सकते, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें क्या है, महसूस होती है ना। आप रेल में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, आपने टिकट खरीदी, वहां पर आपको अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी, तो वो क्या है, सेवा है। हॉस्पिटल भी आपको सेवा देता है। पुलिस प्रशासन हुआ, पुलिस प्रशासन भी हमें क्या देता है, सेवा देता है। तो ये सेवा क्षेत्र में, अब सेवा निर्यात में भी बहुत सारी चीजें आती है, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित चीजें हुई, है ना, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी हमारा सेवा वाला ही जो है क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर कुल व्यापार घाटे में सबसे ज्यादा यदि किसी ने भूमिका बड़ी निभाई है 2023-24 में, तो किसने दोस्तों, सेवा निर्यात, ठीक है। बहुत अच्छे से आगे समझाऊंगा इन सारी चीजों को। बस अभी ये क्वेश्चन पेपर जो है आपके सामने 2024 और 2025 का है, थोड़ा अवलोकन कीजिएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2023-24 तक चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है। देखो इस प्रकार से पर कैपिटा इनकम पूछी गई है, और ये कितनी है दोस्तों, 4 गुना लगभग बढ़ी हुई है। हमारी पुस्तक में इधर भारत के संदर्भ में लिखा है और इधर मध्य प्रदेश के संदर्भ में लिखा है, और ये पर कैपिटा इनकम को यहाँ पर आप कैलकुलेट करके देख सकते थे, है ना। आपने यदि पुस्तक देखी है तो एक बार देख लीजिएगा। तो 2011-12 से 2023-24 तक चालू कीमतों पर, अब चालू कीमत क्या होता है ये भी देख लीजिए। एक स्थिर कीमत होती है जिसे हम 2011-12 के संदर्भ में देखते हैं, और एक होता है चालू कीमत। चालू कीमत दोस्तों मतलब वर्तमान में जो कीमत है उस पर आधारित है, ठीक है। अब उस पर भी क्या, जो भी आप किसी चीज का उत्पादन कर रहे हो, किसी वस्तु का आपने उत्पादन किया, तो उस वस्तु का जो मौद्रिक मूल्य है, उस मूल्य को हम वर्तमान जो अवधि है उसके सापेक्ष देखते हैं, उसके संदर्भ में हम उस चीज को देखते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज होती है दोस्तों, इसमें मुद्रास्फीति जो रहती है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। जो भी चालू कीमतें रहती हैं इसमें मुद्रास्फीति को शामिल नहीं किया जाता है। मुद्रास्फीति मतलब किसी वस्तु का कीमत का बढ़ना एवं घटना, ठीक है। तो वो जो एक समय की अवधि आपने, एक वर्ष की या जो भी आपने एक अवधि निर्धारित की है चालू कीमत को ध्यान में रखकर, तो उसमें आप ये जो मुद्रास्फीति है, या किसी वस्तु को मान लो आपने कम 5 रुपए में खरीदी थी, अब वो वस्तु 10 रुपए में खरीदी जा रही है, या हो सकता है वो 1 रुपए में आगे खरीदी जाए उसी समय अंतराल में, तो ये जो फ्लैक्चुअलिटी जो हो रही है यहाँ पर, जो कीमत बढ़ रही है घट रही है, इसको इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। जो आपने मान लिया उस समय में वो आपने मान लिया है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों हमारा चालू कीमत। आगे और विस्तृत रूप से समझाऊंगा, अभी मोटा मोटा क्वेश्चन आया है इसलिए इस क्वेश्चन के रूप में इसको समझ लीजिए, ठीक है। रॉक फास्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है, तो किस उद्योग में दोस्तों, उर्वरक उद्योग,
कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछे जाएंगे। उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो ये प्रश्न उद्यम क्रांति से संबंधित है। उद्यम क्रांति इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो उद्यम क्रांति योजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना। यदि आप मतलब अपना रोजगार प्रारंभ करना चाह रहे हो तो ऐसी स्थिति में आपको ऋण जो है बिना ऋण के जो है आपको क्या है यहाँ पर व्यवस्था जो है पैसे की आपको की जाएगी। मतलब आपको रोजगार के लिए क्या दी जाएगी? गारंटी रहित ऋण प्रदान किया जाएगा ताकि आप अपना रोजगार प्रारंभ कर सको। ठीक है, उद्यम क्रांति योजना को थोड़ा और जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको थोड़ा सा जान लो। उद्यम क्रांति योजना जो है शासन का आदेश जो था आया था, कब आया था ये भी ध्यान रख लीजिए। शासन आदेश जो था इसके लिए कब आया था? ये आया था 29 नवंबर 2021 को। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसका प्रारंभ कब हुआ, पहले ये डेट भी आप ध्यान रखिए। इसका प्रारंभ कब हुआ है दोस्तों? तो इसका प्रारंभ हुआ है यहाँ पर 5 अप्रैल 2022 को। 5 अप्रैल 2022 को इसे प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ये दो बात ध्यान रखनी है। ये तो ध्यान रखनी है, इसके लिए जो पात्रता है या योग्यता है ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। जो भी व्यक्ति जो लाभार्थी है उसकी आयु होनी चाहिए दोस्तों 18 से 45 वर्ष। एक बात तो आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जो लाभार्थी है वह जो है 8वीं पास होना चाहिए। मतलब उत्तीर्ण होना चाहिए वो 8वीं पास, 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें जो है दोस्तों जो व्यक्ति ये लाभ ये जो लेना चाह रहा है, उद्यम क्रांति योजना का लाभ लेना चाह रहा है, उसकी पारिवारिक आय जो है 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन अभी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जो बात कही गई है वो भी आप यहाँ पर करेंट से अपडेट कर लीजिए इस बात को। इस योजना के लिए 125 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। ठीक है, तो ये बात भी हो गई आपकी। तो यहाँ पर उद्यम क्रांति से संबंधित ये सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? देखो ये एसडीजी से संबंधित प्रश्न आ गया। 2020 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 में मध्य प्रदेश का समग्र एसडीजी स्कोर कितना है? देखो बहुत सिंपल से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको यही ध्यान रखना है दोस्तों। अब एसडीजी दिया है तो आप मध्य प्रदेश का, उसमें मध्य प्रदेश की प्रगति पूछ रहा है तो आपको मध्य प्रदेश की सारी स्थिति अच्छे से पता होनी चाहिए एसडीजी के संदर्भ में। तो ऐसे प्रश्न हमसे पूछे गए हैं 2024 में भी, 2025 में भी। तो इन बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा और आगे हम जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल व्यय बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के लिए आवंटित किया गया? देखो ये भी शिक्षा के लिए राशि कितनी आवंटित की गई है? 12.22%। ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला फिर एसडीजी पूछा गया है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी 1, एसडीजी 2 और एसडीजी 9 जो है किस बात को दर्शाते हैं? तो यहाँ पर गरीबी, भुखमरी, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को भी डील करना था। देखो ये कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ पर है? तो यह है दोस्तों भोपाल में। और इसके लिए थोड़ी सी बात ध्यान रखिएगा, जब प्रारंभ हुआ था तो ये इस नाम से हुआ था, सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान। ठीक है, और ये जब प्रारंभ हुआ था ये हुआ था दोस्तों सितंबर में, है ना, सितंबर 2007 में। लेकिन जब इसका नाम परिवर्तित हुआ अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, तो ये हुआ 2014 में। ठीक है, तो ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला है दोस्तों यहाँ पर वैधानिक तरलता अनुपात की न्यूनतम सीमा क्या थी जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया था? दोस्तों वैधानिक तरलता अनुपात SLR, इसको थोड़ा सा देख लीजिए पहले, है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात या SLR की यदि हम बात करें तो दोस्तों इसको थोड़ा सा जानिए। जब कोई बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देती है तो ऐसी स्थिति में वह बैंक जो है स्वयं के पास कुछ पूंजी जो है आरक्षित रखती है। इस पूंजी में वह जो है गोल्ड भी रख सकती है, कैश रख सकती है ना, कुछ प्रतिलिपियां भी रख सकती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है
ऐसा होता है वैधानिक तरलता अनुपात। आगे इसको अच्छे से जानेंगे। और इसकी न्यूनतम सीमा क्या थी दोस्तों, जो 2007 में संशोधित की गई थी, तो ये थी दोस्तों 25%। इस बात को ध्यान रखना, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वित्तीय संस्थाओं से संबंधित प्रश्न आ गया। सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था? दोस्तों जीडीपी, ये एक बड़ा विषय है, इसको हम आगे डील करेंगे ही। इसमें बाह्य ऋण दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा जानिए। देखो बाह्य ऋण क्या है, अब इसको भी तो जानो। देखो इसको थोड़ा सा जानो। बाह्य ऋण मतलब दोस्तों विदेशी ऋण। अगर आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से जानते तो आपको समझ में आ जाता। ठीक है, ये बाह्य ऋण मतलब होता है विदेशी ऋण। विदेशी ऋण मतलब जब कोई अर्थव्यवस्था, एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे अर्थव्यवस्था से व्यापार तो कर ही रही है, ऐसी स्थिति में जब वो व्यापार करती है और व्यापार में जब उसे कुछ ऋण लेना रहता है एक अर्थव्यवस्था को दूसरी अर्थव्यवस्था से, तो वही हमारा विदेशी ऋण या बाह्य ऋण कहलाता है। और यहाँ पर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद में यह जो है अनुपात क्या था, तो यह अनुपात था दोस्तों 18.6%। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं यहाँ पर। और 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था? देखो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था 2017-18 से एक और प्रश्न पूछा गया था 2025 प्रीलिम्स में, और ये फिर से 2017-18 से प्रश्न पूछा गया, क्योंकि सरकारी किताबें जो है इनमें आज भी दोस्तों यही डेटा रखा हुआ है, चेंज हुआ ही नहीं है, अपडेट हुए ही नहीं है। तो आपसे सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन फिर वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो कारखानों की रिपोर्ट जो है ये जो है 2017-18 की है, और इसमें जो है 2% यहाँ पर राइट आंसर होता है। ठीक है, पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब आयोजित हुआ? तो ये वाशिंगटन डीसी में हुआ 2008 में। G20 हम बेहतर तरीके से समझेंगे ही सही। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति या एग्री जीआईएस परियोजना किस लिए है? तो यह कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए उपयोग में की जाएगी, इसके लिए इस परियोजना को प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ पर उन्नति ध्यान रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में इसका अलग काम है, लेकिन उन्नति एक स्कीम और है दोस्तों। एक उन्नति स्कीम जो है, योजना जो है एक चलाई गई है, जो नॉर्थ में उत्तर पूर्वी एरिया वाला जो है हमारे जो राज्य है, इसमें चलाई गई है उन्नति योजना। उसमें वहाँ के जो बेरोजगार जो है, इनको रोजगार देने के उद्देश्य से जो है, युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से उस स्कीम को प्रारंभ किया गया है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में इसका अलग रोल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है? दोस्तों समग्र शिक्षा अभियान इंपोर्टेंट है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए 2018 में इसे प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और ये किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है? तो ये है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिर कीमतों पर तुलना कीजिए। यहाँ पर भी आप ये देखो, प्रति व्यक्ति आय का पूछा है। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। ये हमारे बुक में जो है टेबल में सीधा सीधा दिया हुआ है, आप समझते, आप अगर ये क्वेश्चन देखते तो सीधा सीधा आप वहां पर बना लेते। ठीक है, चलो आगे दोस्तों, जीआई टैग से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? दोस्तों आप सबको जानकारी होगी, बालाघाट। ठीक है, अब एक और प्रश्न है, ये अशोकनगर जो है किस जिले के लिए, कौन सा जिला किस उत्पाद के लिए जाना जाता है? तो अशोकनगर जो है ये किसके लिए हो जाएगा दोस्तों? चंदेरी साड़ी के लिए। खरगोन जो है महेश्वरी साड़ी और टाइगर प्रिंट के लिए। बुरहानपुर केले के लिए, और मंदसौर जो है लहसुन के लिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके सामने आया होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर में रेंज आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो इस प्रकार आकांक्षी जो है 0 से 49, प्रदर्शक 50 से 64, अग्रणी जो है 65 से 99, और अचीवर जो रहते हैं वो 100। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे दोस्तों जो हमने यहाँ पर देखे हैं। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन जो है प्रारंभ हुआ? तो ये देवास में हुआ है, ये आप जानते हो। और भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल की बात कर रहा है, जो भोपाल में स्थापित है, और इसे किस देश की सहायता से शुरू किया गया था? ये ब्रिटेन की सहायता से शुरू किया गया था 1964 में। ये जानकारी आपको होगी, नहीं है तो लिख लीजिए। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये आ गया भोपाल। ठीक है, ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न है दोस्तों जो हमने यहाँ पर देख लिया। अब हमने हमारी जो यूनिट 6 जिसे हम प्रारंभ कर रहे हैं, इसके लिए हमने पहले तो सिलेबस को अच्छे से देख लिया है।
फिर 2024 व 2025 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए इनको भी एक बार अच्छे से समझ लिया है। अब बड़े इत्मीनान से हमारी इस पूरी इकाई को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो है साथ में लेकर चलेंगे, ताकि हमारा मेंस में भी यदि इस प्रकार से कुछ लिखने के लिए आ जाए, 2 नंबर में हमसे यदि कुछ क्वेश्चन पूछे तो हम वहां पर रुके नहीं, अच्छे से आंसर जो है लिख कर आ जाए। और प्रीलिम्स में भी हमारे सारे डाउट जो है, छोटी छोटी बातें जिनकी हमें यदि जानकारी होगी तो वो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों हमारी इस क्लास को। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था पे। ठीक है, अब जो हमारा बिंदु है, हमने मान लो पूरी यूनिट 6 पढ़ ली, और यूनिट 6 पढ़ने के बाद हमसे कोई पूछता है कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है, तो हमें इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमारी ये जो क्लास है दोस्तों शून्य पर आधारित है, जो शून्य से जो है चलेगी ये समझ तक और इतनी समझ कि हम सही आंसर तक पहुंच पाए प्रीलिम्स में, और मेंस में भी हम अपना बेहतर जो है आंसर लिख कर आए। ठीक है, तो ये है, इसी पर आधारित जो है, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित जो है ये पूरी क्लास चलेगी, और बहुत बेसिक से हम सारे आयाम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो अर्थशास्त्र की यदि हम बात करें और अर्थव्यवस्था की, तो दोस्तों दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से दोनों एक दूसरे से पृथक हैं। ठीक है, इन दोनों बातों पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र को देखते हैं। तो अर्थशास्त्र दोस्तों यहाँ पर जानिएगा, अर्थशास्त्र को यदि मैं तोड़ू तो मुझे 2 वर्ड मिलेंगे यहाँ पर, एक अर्थ, दूसरा मिलेगा शास्त्र। ठीक है, शास्त्र में मतलब सामान्यतः शास्त्र क्या है दोस्तों, एक पाठ्य सामग्री है ना। क्या होती है, एक पाठ्य सामग्री, मतलब यहाँ पर पढ़ने की कोई सामग्री है जो किससे संबंधित है, अर्थ से संबंधित है। अर्थ मतलब क्या है दोस्तों, धन। तो धन से संबंधित गतिविधियों का हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत, अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो अर्थशास्त्र जो है ये धन से संबंधित गतिविधियों के क्या है, इसमें दिए हुए सिद्धांत है। ठीक है, तो इसमें हमें इन सिद्धांतों को पढ़ना है। मतलब अर्थशास्त्र हमें बताएगा कि हमें हमें जो है ये पैसे जो है या ये जो धन है इसका खर्च कैसे करना है, कहाँ करना है, किस प्रकार से होगा, बेरोजगारी कैसे कम होगी, कैसे जो है गरीबी को दूर किया जा सकता है। ये सारी गतिविधियां हम किसके अंतर्गत देखते हैं, अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था जिसे हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, असल में अर्थव्यवस्था शब्द जो है ये एक अधूरा शब्द है। अधूरा किस लिए है, जब तक दोस्तों अर्थव्यवस्था के सामने किसी क्षेत्र विशेष का नाम नहीं आ जाता तब तक यह शब्द अपने आप में क्या है, अधूरा है। कैसे है, जैसे मान लो अर्थव्यवस्था, तो भाई कहाँ की अर्थव्यवस्था। ठीक है, पहला प्रश्न तो यही आएगा। अर्थव्यवस्था जो है यदि इसके सामने किसी क्षेत्र विशेष का नाम यदि हम लिख देते हैं तो हमारी ये अर्थव्यवस्था जो है, पूर्ण अर्थव्यवस्था जो है ये उसको परिभाषित करने लग जाती है। ठीक है, ठीक है, अब अर्थव्यवस्था तो कहाँ की अर्थव्यवस्था, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था, है ना। तो ये जानिए, क्षेत्र मतलब यहाँ पर जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गया, ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, है ना, भारत की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो ये क्या है दोस्तों, यदि इसके सामने क्षेत्र विशेष लगता है तब जाके इसका पूर्ण रूप हमें देखने को मिलता है, नहीं तो अर्थव्यवस्था अपने आप में एक अधूरा शब्द है। ठीक है, चलो अब इसमें भी क्या होगा इसको थोड़ा सा जानते हैं। देखो, किसी क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था मतलब भारत के संदर्भ में ही ले लो, कि भारत की जो अर्थव्यवस्था, इसको एग्जांपल ले लो। देखो, अर्थव्यवस्था क्या है दोस्तों, यह भी एक क्या है, व्यवस्था है। ठीक है, समझ में आ रहा है, अर्थव्यवस्था व्यवस्था है किसकी, धन से संबंधित, इसमें भी क्या है, व्यवस्था जोड़नी है। लेकिन इसमें होगा क्या, इसमें जो है सरकार जो है, जो सरकार रहेगी उस क्षेत्र विशेष की, वह सरकार क्या करेगी दोस्तों, अपने क्षेत्र विशेष में जो उपलब्ध संसाधन है ना, जो वहां पर उस क्षेत्र में उपलब्ध जो भी संसाधन है, इन संसाधनों का प्रयोग करके क्या करेगी दोस्तों, इन संसाधनों का उचित आवंटन करके, इन संसाधनों का उचित आवंटन करके वहां के नागरिक जो है, उस क्षेत्र विशेष के जो नागरिक रहेंगे, उन नागरिकों का क्या करेगी, अधिकतम कल्याण करने का काम करेगी, है ना, अधिकतम कल्याण। तो अधिकतम कल्याण करने के लिए सरकार जो व्यवस्था बनाएगी वही उस क्षेत्र विशेष की क्या कहलाएगी दोस्तों, अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थशास्त्र जो है ये हमें बताता है कि किस प्रकार से हमें काम करना है और काम कैसे होगा, वो अप्लाइड सारी चीजें जो है यहाँ पर होगी, इस क्षेत्र में होगी। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसमें सारे सिद्धांत दिए हुए हैं, कैसे जो है अर्थव्यवस्था चलेगी, क्या क्या किन किन चीजों पर ध्यान रखना है, और यह जो है इस प्रकार से एक सरकार जो है
पूरी तरीके से इस व्यवस्था को संचालित करती है, जिसमें उनका प्रमुख उद्देश्य वहां उस क्षेत्र में उपस्थित जो नागरिक है उनका ज्यादा से ज्यादा कल्याण करना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, यही है पूरी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा पूरा अर्थव्यवस्था, और इसके बारे में अर्थशास्त्र के बारे में भी हमने जान लिया। ठीक है, थोड़ा सा अर्थशास्त्र को और जानते हैं, फिर हम आ जाएंगे हमारी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है दोस्तों, असल में यह अवधारणा थोड़ी और बड़ी है, इसकी दो शाखाएं भी हैं। यदि मैं अर्थशास्त्र की बात करूं, है ना, अर्थशास्त्र जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इसकी अपनी क्या है दोस्तों, दो शाखाएं हैं। दो शाखाएं आपने नाम सुना होगा, जिसमें एक है दोस्तों माइक्रो और एक है दोस्तों मैक्रो, है ना। ठीक है, तो माइक्रो जो है दोस्तों, यह जो है व्यष्टि, इसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि, और इसे बोलते हैं समष्टि। ये बात आपको पता होगी, और ये दोनों क्या है, अर्थशास्त्र है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये भी अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर जो व्यष्टि है या जो माइक्रो अर्थशास्त्र है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत हर छोटी छोटी इकाई को शामिल किया जाता है। छोटी छोटी इकाई मतलब जो हमारी पारिवारिक इकाई हुई, पारिवारिक इकाई के साथ साथ जो हमारे छोटे छोटे फर्म हुए, ये सारे जो है इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, माइक्रो के अंतर्गत। और मैक्रो जो है, इसके अंतर्गत दोस्तों बड़ी बड़ी इकाइयों को शामिल किया जाता है, जैसे किसी क्षेत्र विशेष की गरीबी हुई, बेरोजगारी हुई, इन सारे बड़े बड़े मुद्दों पर इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ये छोटी सी बात है, थोड़ा आप इसको भी ध्यान रखिएगा, है ना। और इसमें भी दोस्तों यह जो है, इसके प्रणेता कौन है, तो एडम स्मिथ जो है, एडम स्मिथ इसके क्या है, प्रणेता है। किसके, माइक्रो के। और मैक्रो के कौन है दोस्तों, तो ये है जॉन मेनार्ड कीन्स, है ना। मेनार्ड कीन्स नाम याद रख लीजिए आप, मेनार्ड कीन्स जो है इसके प्रणेता है। तो ये कुछ छोटी सी बातें हैं जो आपको यहाँ पर अर्थशास्त्र को लेकर, इसकी शाखाओं को लेकर ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों वापस हमारी अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, यही बिंदु हमें पढ़ना है, और इसी के इर्द गिर्द पूरी चीजें जो है हमें अच्छे से समझनी है। अब अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट बस यहीं पर जो है कंप्लीट हो गया। आगे जो देखनी है चीजें हमें, वो अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर ही देखनी है। ठीक है, तो अब अर्थव्यवस्था को प्रारंभ करते हैं दोस्तों, और अर्थव्यवस्था को जाने इससे पहले हम थोड़ा सा जानते हैं उन छोटे छोटे शब्दों को जो आगे हमारे उपयोग में आने वाले हैं। चाहे मेंस ले लो, चाहे हमारा प्रीलिम्स ले लो, या प्रीलिम्स में भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हमें छोटे छोटे शब्दों का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं हमारी उस क्वेश्चन को समझने की जो है प्रकृति जो है, जो क्वेश्चन यदि जटिल भी आता है तो हम उसको सरल बना पाते हैं और सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं आर्थिक क्रियाओं की बात करूं तो इसको थोड़ा सा जानिएगा। अब मैं आर्थिक क्रियाएं सबसे पहले शुरू क्यों कर रहा हूं, थोड़ा सा इसमें समझिएगा। देखो, हम क्या करेंगे, आगे अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। अब अर्थव्यवस्था में हमें समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़नी पड़ेगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़नी पड़ेगी, भारत में जो अभी है मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर कई बार जब हम इन अर्थव्यवस्था को डिफाइन करेंगे तो वहां पर इन आर्थिक क्रियाओं का नाम आएगा ही आएगा। आप आर्थिक सर्वेक्षण उठाकर पढ़ोगे तो वहां पर भी कई बार आर्थिक गतिविधियों जैसे शब्द देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें इसलिए ही इस शब्द को पहले जानना जरूरी है। देखो, आर्थिक क्रियाएं क्या कैसे आएगी आगे बताता हूँ। मान लो आपसे पूछ ले समाजवादी अर्थव्यवस्था बताओ, आप 2 नंबर में लिख रहे हो समाजवादी, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था आप वहां पर लिख दोगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर उस क्षेत्र विशेष की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उन पर सरकार का नियंत्रण रहता है। तो आर्थिक क्रियाएं, उस पर आपने सरकार का नियंत्रण तो बता दिया, लेकिन आर्थिक क्रियाएं है क्या, असल में आपको उसका नॉलेज भी होना चाहिए कि आर्थिक क्रियाएं है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर्थिक क्रियाएं हैं इन्हीं को अपन पहले जानते हैं। ठीक है, कि ये आर्थिक क्रियाएं है क्या। तो दोस्तों, कोई सी भी अर्थव्यवस्था हुई, किसी भी क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था हुई, वो इस आर्थिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही अपना विकास करती है, अपना विकास करती है। ठीक है, देखो, आर्थिक क्रियाओं में आता है सबसे पहले उत्पादन। ठीक है, तो उत्पादन क्या है दोस्तों, एक आर्थिक क्रिया है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्शन, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर प्रोडक्शन के बाद, उत्पादन के बाद आता है दोस्तों उपभोग। ठीक है, क्या आएगा, उपभोग। ठीक है, उपभोग को हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों कंजम्पशन। क्या बोलते हैं, कंजप्शन। ठीक है, फिर आएगा दोस्तों यहाँ पर अगला नाम जो है आप याद रखिएगा, विनिमय, है ना। विनिमय जो है इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों एक्सचेंज। क्या बोलते हैं, एक्सचेंज।
ठीक है। और फिर आगे जो है यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों वितरण, और वितरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये हमारी आर्थिक क्रिया है। अब कैसे है, देखो इस बात को समझिएगा। मान लो दोस्तों उत्पादन की हम सबसे पहले बात करें, तो उत्पादन क्या होता है पहले ये जान लीजिए। तो उत्पादन दोस्तों, जब भी जैसे मान लो आपके पिताजी एक किसान है, ठीक है, तो किसान है तो आप फसल का क्या करते हो दोस्तों, उत्पादन करते हो। आपके पिताजी ने यहाँ पर गेहूं लगाया, तो गेहूं लगाया तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, किसी चीज का इनपुट किया। ठीक है, गेहूं का उन्होंने इनपुट किया, लगाए थे उन्होंने इतने, और इससे कहीं ज्यादा अधिक उन्हें क्या मिला यहाँ पर, वृद्धि, उसी उत्पाद की क्या है, बहुत सारी जो है वृद्धि हुई, और आपने ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आउटपुट पाया। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट की ये जो प्रोसेस है, यही हमारी क्या कहलाती है, उत्पादन कहलाती है। लेकिन इसको किसको ध्यान में रखकर किया जाता है, वृद्धि को ध्यान में रखकर। जब हम वृद्धि को ध्यान में रखकर कोई काम करते हैं जिसमें हम इनपुट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमें उसका आउटपुट मिले, तो वही प्रोसेस हमारी उत्पादन कहलाती है। तो उत्पादन दोस्तों वृद्धि को ध्यान में रखकर ही की जाती है, और ये एक आर्थिक क्रिया है जो महत्वपूर्ण है। किसी भी अर्थव्यवस्था में आप देखोगे, जब आपके पिताजी से ही जोड़ लो, आपने गेहूं लगाया, गेहूं का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा तो आपकी आय में वृद्धि होगी। जब आपकी आय में वृद्धि होगी तो देश के आर्थिक विकास में भी जो है क्या करेगी, ये सहायता करेगी। तो ये केवल एक एग्जांपल इसके संदर्भ में है। बहुत सारी चीजें जो है आप देखते हो, जितनी भी चीजें हैं, उत्पादन यदि कोई व्यक्ति करना चाहेगा, किसी चीज का प्रोडक्शन होता है, तो उसके प्रोडक्शन को वो वृद्धि को ध्यान में रखकर करता है। ठीक है, और ये वृद्धि किससे जुड़ी हुई है दोस्तों, मांग से जुड़ी हुई है ना। तो इसीलिए ये आर्थिक क्रियाएं आपको ध्यान रखनी है, ये कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, देखो अब वृद्धि क्यों, देखो जैसे जैसे मांग बढ़ेगी तो आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने का सोचोगे, तो जैसे मांग बढ़ेगी वैसे आप उत्पादन करोगे, उत्पादन करोगे, ज्यादा से ज्यादा वृद्धि आपको अगर मिलेगी तो आप ज्यादा से ज्यादा आपकी आय में वृद्धि होगी। तो यही जो है प्रोसेस चलता रहता है, और यह जो है आर्थिक क्रिया का एक महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, उत्पादन। ठीक है, इसी प्रकार उपभोग है। अब आपने गेहूं लगाए थे, उस किसान ने, जो आपके पिताजी जो है उन्होंने जो है गेहूं लगाए हैं। अब उस गेहूं का ज्यादा से ज्यादा उपभोग भी तो हो रहा है, जो चीज उत्पादित हो रही है उस चीज का क्या हो रहा है दोस्तों, उपभोग भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उपभोग हो गया। फिर इसको एक्सचेंज करना, जैसे आपके पिताजी ने यहाँ पर गेहूं लगाए थे, ठीक है, अब इस गेहूं को आपने अच्छे से उत्पादित कर लिया। उत्पादित करने के बाद मान लो आपने इसको इंडस्ट्रीज में या उद्योगों में रख दिया, तो उद्योगों में इसका क्या हुआ दोस्तों, ब्रेड बने। ठीक है, तो उद्योगों के माध्यम से ब्रेड बनाए गए। तो यहाँ पर आपने जब किसी चीज का उत्पादन किया है तो आपने फ्री में तो उन लोगों को दिया नहीं होगा, बदले में आपने उनसे पैसे लिए होंगे, या कुछ भी वस्तु जो है एक दूसरे को जो भी आवश्यकता की चीजें हैं एक्सचेंज करी होगी। तो यही हमारा कहलाता है विनिमय। ठीक है, और उस ब्रेड को जो बनी है अब उसको हर जगह पहुंचाना है, ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा जो है वितरण हो सके, ज्यादा से ज्यादा उसका हम फिर से उत्पादन करें, है ना, ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करें। इसके लिए हमें उसको हर जगह जो है डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। तो ये प्रोसेस जो है केवल एक गेहूं के संदर्भ में नहीं है दोस्तों, ये एक आर्थिक क्रिया है जो हर अर्थव्यवस्था में ये जो है चलती ही है सतत रूप से, और यही उस क्षेत्र विशेष की विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाएं ध्यान रखना, आर्थिक क्रियाओं में मुख्यतः उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण जैसी चीजें शामिल की जाती है। इसमें लोक राजस्व जैसी चीजें भी शामिल है, लेकिन इन चार मुख्य बातों को अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, एक बार और एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूं। जैसे मान लो मैंने अपनी किताब बनाई, ठीक है, तो किताब का मैंने क्या किया दोस्तों, उत्पादन किया, प्रोडक्शन किया। ठीक है, आपने वो किताब पढ़ी, अभी आप उस किताब को ऐसे पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप उस किताब का क्या कर रहे हो दोस्तों, उपभोग कर रहे हो। ठीक है, अब आप उपभोग कर रहे हो तो आपने वो किताब मुझसे खरीदी है, इसके बदले में आपने मुझे पैसे दिए होंगे, मैंने तब जाके आपको किताब दी होगी। तो हमने एक दूसरे के साथ क्या किया है दोस्तों, एक्सचेंज किया है, पैसे का किया हो या किसी भी चीज का किया। आपने मुझे मुझे पैसे दिए, मैंने आपको किताब दी, मतलब हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जो है इन चीजों का आदान प्रदान किया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं विनिमय। अब मैं चाहता हूं कि यह किताब केवल आप तक ही सीमित ना रहे, मध्य प्रदेश का हर विद्यार्थी जो है इससे पढ़े और अपने यूनिट 6 में अच्छे से जो है नंबर पाए, इसलिए मैं उसको वितरित करूंगा पूरे मध्य प्रदेश में। तो ऐसा करने से मुझे भी लाभ मिलेगा, क्योंकि मेरा उत्पादन बढ़ेगा तो मेरी आय में वृद्धि होगी। तो यही प्रोसेस दोस्तों आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, हर अर्थव्यवस्था में यह जो है एक कड़ी के रूप में जो है काम करती है। ठीक है, एक चेन है ये जो सतत रूप से चलती रहती है। ठीक है, और इसमें जो है मांग का अपना एक रोल रहता है। ठीक है,
जैसे जैसे मांग बढ़ती है वैसे वैसे उत्पादन करना पड़ेगा, वैसे वैसे उत्पादन होगा, उपभोग होगा, विनिमय होगा और ये वितरण चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आर्थिक क्रिया है जो आगे आपको बहुत सारी जगह जो है जिक्र होगा इन चीजों का, तो आपके मन में ये चीजें क्लियर रहेगी। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आते हैं दोस्तों उत्पादन में। ठीक है, अभी हमने प्रोडक्शन किया, अब ये प्रोडक्शन तो हम कर रहे हैं, उत्पादन तो हम कर रहे हैं। अब ये उत्पादन हम कर किस चीज कर रहे हैं, तो देखो पहले तो ये जान लो कि उत्पादन हम कर रहे हैं किसका कर रहे हैं दोस्तों, उत्पादन हम कर रहे हैं वस्तुओं का, है ना, वस्तुओं का या फिर सेवाओं का, दो चीजों का हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। ठीक है, वस्तु और सेवा क्या है, अभी थोड़ी देर पहले सैंडविच का उदाहरण देकर मैंने आपको बताया था। जो चीज हम छू सकते हैं, है ना, वो जो है हमारी क्या हो गई, वस्तु हो गई। जो हम महसूस करते हैं, है ना, वो हमारी सेवा हो गई। ठीक है, आगे और विस्तृत रूप से समझाऊंगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं गुड्स और इसको बोलते हैं सर्विस। और इकोनॉमी का ऐसा मानना है कि दुनिया में कोई सी भी चीज है वो इन दोनों से परे नहीं, या तो वो वस्तु होगी या वो सेवा होगी, और इसीलिए इस पर लगाया जाता है टैक्स, है ना, जिसे हम जीएसटी बोलते हैं। जिससे मतलब ये है कि अब इससे कोई भी छूटा हुआ नहीं है, मतलब वस्तु और सेवाएं ही है सब जगह और इससे कोई भी छूटा हुआ नहीं है, इसलिए इस पर सरकार ले लेती है टैक्स। ठीक है, और 2017 में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की अवधारणा आपने देखी होगी। और 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी जो है किससे संबंधित है, वो जीएसटी से संबंधित है। ये कहानी है थोड़ी सी और आगे मैं आपको बता दूंगा। अभी इतनी बात आपको समझ में आई। तो हमने उत्पादन किन किन चीजों का करना है, वस्तु और सेवाओं का, हमेशा इन दोनों चीजों का ही क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बोली गई है, उत्पादन के साधन। तो ये बात बहुत जरूरी है। इन उत्पादन के साधन क्या है दोस्तों, इनको जान लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, उत्पादन के साधन हुए या संसाधन हुए, तो ये मुख्यतः चार होते हैं। ठीक है, चार कौन कौन से होते हैं, एक देख लीजिए भूमि, है ना, भूमि को हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों लैंड। ठीक है, दूसरा है दोस्तों यहाँ पर हमारा श्रम, श्रम को हम इंग्लिश में बोलते हैं लेबर। ठीक है, लेबर हो गया। ठीक है, तीसरा हो गया दोस्तों पूंजी। ठीक है, ये हो गई हमारी पूंजी, कैपिटल। ठीक है, चौथा हमारा यहाँ पर हो जाएगा उद्यमशीलता। ठीक है, ये है उद्यमशीलता। देखो, ये चार बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है उत्पादन के साधन। इन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किनके माध्यम से होता है दोस्तों, इन सभी चीजों के माध्यम से होगा। कैसे होगा, देखो भूमि जो है दोस्तों, ध्यान रखना, अगर मैं भूमि की बात करूंगा तो ये सब, जब हम इन चीजों का उत्पादन करते हैं, इन साधनों का प्रयोग करके हम किसी चीज का उत्पादन करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होती है दोस्तों, आय प्राप्त होती है। जैसे भूमि से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो भूमि से हमें किराया मिलता है। ठीक है, श्रम से हमें मजदूरी प्राप्त होगी, है ना, जो कहीं ना कहीं हमारी आय में इजाफा करेगी। पूंजी, थोड़ा सा इसको और जानो, कई स्टूडेंट्स ऐसा जानते हैं पूंजी मतलब पैसा। दोस्तों पूंजी मतलब पैसा नहीं होता है। पूंजी दो रूप में देखी जाती है, एक इसको मनी, पैसे के रूप में देखिएगा, और एक इसको देखिएगा तकनीकी के रूप में। ठीक है, और तकनीकी भी कौन सी दोस्तों, आधुनिक वाली तकनीकी, आधुनिक तकनीक। ठीक है, और ये है उद्यमशीलता। उद्यमशीलता मतलब जो व्यक्ति रिस्क लेकर जो है काम करेगा, है ना, वो अंत में क्या प्राप्त करेगा, यहाँ पर लाभ प्राप्त करेगा। ठीक है, और ये पूंजी वाला जो है, ये भी यहाँ पर क्या जो है, ज्यादा से ज्यादा पूंजी वाला जो है, ये क्या प्राप्त करता है दोस्तों, पैसे देकर आप क्या प्राप्त करते हो, ब्याज प्राप्त करते हो। ठीक है, तो ये इनसे प्राप्त होने वाली आय है उत्पादनों के साधनों से। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि भारत के पास उत्पादन के साधन को लेकर यदि आपसे कुछ प्रश्न बन रहा है, तो हमारे पास उत्पादन के इन साधनों में सारी चीजें हैं। हमारे पास भूमि है, भारत के पास अच्छी भूमि है, श्रम है, क्या पूंजी है दोस्तों, पूंजी तो है, हमारे पास पैसा है, लेकिन तकनीकी जो है, आधुनिक रूप से जो तकनीकी हमारे पास होनी चाहिए, वो तकनीकी उपलब्ध नहीं है। और इसी वजह से जो है हम किस कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, विकासशील अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में। क्योंकि जो विकासशील अर्थव्यवस्था रहती है ना, वहां पर संसाधन तो है, लेकिन उन संसाधनों का बेहतर तरीके से प्रयोग करने के लिए आधुनिक तकनीक नहीं है। तकनीक वहां पर भी है, हमारे देश में तकनीकी है, लेकिन आधुनिक तकनीकी नहीं है। क्योंकि जिस दिन हमारे पास आधुनिक तकनीकी आ जाएगी, आधुनिक तकनीकी का हमारे पास अभाव नहीं रहेगा, तो यही भूमि जो आज हमारे पास बंजर भूमि कहीं पड़ी हुई है, इन तकनीकी के माध्यम से इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ये लेबर जिस पर इतना ज्यादा जो है भार दे रखा है, इन पर कमी आएगी। ठीक है, उद्यमशीलता, जो काम करने वाले, जो नए नए जो
नवाचार करने वाले लोग हैं, वो तकनीकी की सहायता से बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो भारत के पास सबसे बड़ी कमी जो है दोस्तों किसकी है दोस्तों? पूंजी की। पूंजी में भी कौन सी? आधुनिक तकनीकी में। तो ये है हमारे उत्पादन के साधन, और इन्हीं उत्पादन के साधन से हम जो है हमारी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करते हैं, विकास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये है उत्पादन के साधन। आपके सामने बहुत सारी चीजें इनको लेकर भी आएगी, इसलिए मैंने इनको भी यहाँ पर आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हमारी इस अर्थव्यवस्था का क्षेत्र जानते हैं। देखो, हमारी जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, यह मुख्यतः तीन भागों में इसको हम देखते हैं, तीन रूप जो है इसके हम देखते हैं, लेकिन इसके दो और अन्य क्षेत्र हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक चतुर्थक क्षेत्र है और एक पंचम क्षेत्र है। लेकिन हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इसको यदि हम मुख्यतः देखें तो तीन रूप में हम देखते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा है तृतीय क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर जो है हमारा, या जो प्राथमिक क्षेत्र है दोस्तों, ये पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर रहता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, ये पूरी तरह किस पर? प्रकृति पर निर्भर रहेगा। प्रकृति पर निर्भर रहेगा मतलब इसमें कृषि तथा कृषि से संबंधित गतिविधियां शामिल होती है, जैसे कृषि, कृषि के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, ये सारा जो है हमारा किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। कैसे? जैसे मान लो कृषि है, तो दोस्तों कृषि जो है, जब हम फसल लगाते हैं तो उस फसल को हमें सूर्य की आवश्यकता रहती है। ठीक है, वर्षा की आवश्यकता रहती है, नमी की आवश्यकता रहती है। तो ये पूर्णतः जो है किस पर निर्भर रहता है दोस्तों? प्रकृति पर निर्भर रहता है। तो ऐसा क्षेत्र हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर दोस्तों द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र जो है, इसमें आप इतना जान लो, यह जो है इसको आप जानो उद्योगों के रूप में, मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर औद्योगिक गतिविधियां शामिल होती है, वह हमारा द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। लेकिन इसके उपवर्ग को लेकर कई बार बच्चों को परेशानी आती है। देखो, इसमें आता है, एक आता है दोस्तों इसमें निर्माण, ठीक है, और एक आता है दोस्तों इसमें विनिर्माण। ठीक है, विनिर्माण के पश्चात ही इसमें खनन उत्खनन भी आता है, और खनन उत्खनन के साथ साथ इसमें गैस व जल आपूर्ति वाला सेगमेंट भी आता है। ठीक है, लेकिन ये तो आपको ध्यान है, निर्माण और विनिर्माण को थोड़ा सा जानो, इन दोनों में अंतर है दोस्तों। देखो, विनिर्माण और निर्माण को थोड़ा इंग्लिश में देखोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर मान लो निर्माण, ठीक है, तो निर्माण की यदि मैं बात कर रहा हूं तो इंग्लिश में यदि आप इसको लिखोगे तो समझ में आ जाएगा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और अगर विनिर्माण की मैं बात करूं तो विनिर्माण आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर किसका? मैन्युफैक्चरिंग, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो इनके इंग्लिश में वर्ड अगर आप इनको याद रखोगे तो सरलता से आप इसको समझ पाओगे। अब दोस्तों निर्माण जो है ये द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है, उप क्षेत्र है इसका। तो निर्माण में क्या होता है, हम नए नए भवन निर्माण करते हैं, घर का निर्माण करते हैं। तो ये सारे जो है हमारे जो अचल संपत्तियां हैं, जितनी भी अचल संपत्तियां हैं, वो हमारी किसके अंतर्गत आ जाती है? निर्माण के अंतर्गत आ जाती है। इसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं चीजों का। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, आपके पास जैसे यहाँ भंवर कुआं है, तो भंवर कुआं में ब्रिज का निर्माण हो रहा है। तो ब्रिज का क्या, ब्रिज जो है क्या बन रही है? कंस्ट्रक्शन हो रहा है ब्रिज का। हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। क्या हम ऐसा बोलते हैं कि ब्रिज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब दोस्तों उसका अपने आप में अलग मीनिंग है। और ये कंस्ट्रक्शन वाली चीज हुई जो निर्माण वाली, जैसे इसमें अचल संपत्ति जो है ये चल नहीं सकती। जैसे यहाँ पर आपका पुल हो गया, ठीक है, पुल के साथ सड़क का निर्माण हो गया। तो ये सब हमारा कहलाता है दोस्तों क्या? निर्माण वाला कार्य। ठीक है, और दूसरा है दोस्तों विनिर्माण। विनिर्माण को लेकर बच्चे परेशान हो रहे हैं। देखो समझना, मैन्युफैक्चरिंग क्या है इसको अच्छे से जानिएगा। मैन्युफैक्चरिंग जो है इसका मेन काम रहता है दोस्तों उत्पादन करना। ठीक है, यह पूरा जुड़ा हुआ है उत्पादन से। कैसे है ये भी समझना। देखो दोस्तों, विनिर्माण में ऐसा होता है कि जब हम प्राथमिक क्षेत्र से कोई कच्चा उत्पाद लेते हैं तो उस कच्चे उत्पाद को मशीनों के माध्यम से उसको नया रूप दिया जाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों? विनिर्माण का क्षेत्र कहलाएगा। और इसके लिए मशीनों का होना जरूरी है। और मशीनों का होना जरूरी है मतलब यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र से या कच्चे माल को कहीं से भी लाना पड़ेगा। कहां पर? मशीनों
मशीनों के पास उनको लाना पड़ेगा और मशीनों के माध्यम से ही इसको बनाया जाएगा। अब जैसे कंस्ट्रक्शन, आप मान लो पुल बना रहे हो, तो क्या उस पुल को औद्योगिक क्षेत्र में लाना पड़ेगा कि पुल को वहां से उठाओ, पहले पुल को जो है यहाँ पर औद्योगिक गतिविधियां जहां पर हो रही है या जहां पर कारखाने लगे हैं, यहाँ पर पहले पुल बना दो और फिर पूरे पुल को उठाकर जहां लगाना होगा वहां लगा देंगे। तो ऐसा संभव है? ऐसा नहीं है। पुल वहीं पर बनेगा जहां पर उसको बनाना है। लेकिन विनिर्माण में क्या होता है दोस्तों, मशीनों के माध्यम से जो कच्चे माल है उनको यहाँ पर लाया जाएगा और इन कच्चे माल को नया रूप देकर एक नया उत्पाद बनाया जाएगा। तो यह जो है मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है हमारा। ठीक है, इसमें कारखानों में जो है मशीनों के माध्यम से कच्चे माल को नया रूप दिया जाता है। ठीक है, ये है हमारा विनिर्माण। और ये है दोस्तों चल संपत्ति, चल इसके अंतर्गत आता है। ऐसा इसलिए, जैसे मान लो भारत में भी बहुत सारी कंपनियां जो है आकर यहाँ पर काम कर रही है, फोन बना रही है ना, मशीनें बना रही है, तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आती है। क्या आप देखते हो कि यार फोन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है? कभी आपने सुना है फोन का कंस्ट्रक्शन? फोन की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है ना। इलेक्ट्रिक सामान जो है सारे जो है मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। ठीक है, फ्रिज वगैरह जितने भी हम चीजें देखते हैं, ये सारी हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आती है, मतलब विनिर्माण के अंतर्गत आती है। मतलब इनको कारखानों में जो है कच्चा माल लाया जा रहा है और मशीनों के माध्यम से इनको नया रूप दिया जा रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? विनिर्माण। तो दोनों में अंतर है, थोड़ा सा इस बात को जान लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे दोस्तों, ये हमारा द्वितीय क्षेत्र भी हमने बात कर ली। अब है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र मतलब दोस्तों सेवा क्षेत्र, है ना। अब सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र है जिसमें हम बैंकिंग, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें यहाँ पर देखते हैं। तो ये है हमारा तृतीय क्षेत्र। लेकिन इसको थोड़ा सा जानिएगा। तृतीय क्षेत्र में गतिविधियां कैसी होती है दोस्तों? अब यहाँ पर प्रकृति से संबंधित गतिविधियां होगी या उद्योगों के संबंधित गतिविधियां हो गई, यहाँ पर सेवा, परिवहन, ट्रांसपोर्ट से संबंधित गतिविधियां हो गई। लेकिन ये पूरा चलता है पैसों पर। पैसा जितना भी आएगा चलेगा वो सब कहाँ होगा दोस्तों? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत होगा। जितनी भी हमारी गुड्स और सर्विसेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, वस्तु और सेवाएं जो है, वो किसके अंतर्गत आएगी? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। कैसे आएगी? गुड्स और सर्विसेज की यदि बात निकली है तो दोस्तों मान लो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र में किसी किसान ने गेहूं बोए मान लो। अब इस गेहूं से ब्रेड बनाने हैं तो वो गेहूं यहाँ से कहाँ आ जाएंगे? यहाँ आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी कारखानों में लाया जाएगा उस गेहूं को और कारखानों में ही फिर उससे ब्रेड बनाई जाएगी। तो यहाँ प्राथमिक क्षेत्र से कारखानों तक जो चीजें लाई गई है वो किसके माध्यम से लाई गई है? तृतीय क्षेत्र, मतलब ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही उसको लाया जाएगा। ये किसान स्वयं सारी चीजें उठाकर तो यहाँ कारखानों में रखेगा नहीं। तो ट्रांसपोर्ट की सहायता से ही एक प्राथमिक क्षेत्र जो है द्वितीय क्षेत्र तक अपनी वस्तुएं पहुंचाता है। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र भी जो है प्राथमिक क्षेत्र से यदि उसको कुछ लाना है तो वह जो है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही लेकर आएगा। मतलब यहाँ पर जो तृतीय क्षेत्र है इन दोनों में क्या एक दूसरे को क्या करता है? इन दोनों से जोड़ता है। ठीक है, इन दोनों को मिलाने में तृतीय क्षेत्र की क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, अब ऐसा है दोस्तों कि प्राथमिक क्षेत्र में कोई वस्तु कच्चा माल किसी चीज का प्राप्त हुआ, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में वह जो है अच्छे से निर्मित कर दी गई, तो क्या वो द्वितीय क्षेत्र में ही रहेगी? नहीं, यहाँ से फिर वो जो है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से तृतीय क्षेत्र जो है हर जगह उसको फैलाएगा। जो वस्तु यहाँ पर कच्चे माल के रूप में थी, यहाँ पर उसने अच्छा रूप ले लिया, लेकिन जब उसको बेचने की बात आई तो वो कहाँ पर बेची जाएगी दोस्तों? तृतीय क्षेत्र के माध्यम से ही उस वस्तु को बेचा जाएगा। मतलब सारा पैसा का काम, पैसे से संबंधित गतिविधियां कहाँ पर होगी? तृतीय क्षेत्र में होगी। और तृतीय क्षेत्र का वर्तमान में हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसमें जो जीडीपी में अगर देखोगे योगदान इसका तो सर्वाधिक है और लगभग 56% इसका योगदान है ना। और सबसे कम पॉपुलेशन भी हमारी इसी क्षेत्र में लगी हुई है। ठीक है, और प्राथमिक क्षेत्र जो है लगभग 50% से अधिक आबादी जो हमारी प्राथमिक क्षेत्र में या प्राथमिक कार्यों में, कृषि तथा इससे संबंधित कार्यों में लगी हुई है। और देश की कुल जीडीपी में मात्र इसका कितना? 16% योगदान है ना। और लगभग द्वितीय क्षेत्र जो है इसका 27 से 28% योगदान है। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा एक थोड़ी सी और बात यहाँ पर समझ लीजिए दोस्तों। कोई सी भी अर्थव्यवस्था हुई, किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था हुई, उसके विकास का एक क्रम रहता है। एक क्रम कैसा? उसको थोड़ा सा जानिए। जो भी अर्थव्यवस्था है उसके विकास का एक क्रम ऐसे रहता है कि जैसे उसका प्राथमिक क्षेत्र है, यदि वो अपने प्राथमिक क्षेत्र में विकास कर लेती है तो वो अपने प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता कम करने के लिए द्वितीय क्षेत्र में विकास की आशा ढूंढती है और उसके लिए काम करना शुरू करती है। ठीक है, फिर वो अपना द्वितीय क्षेत्र का अच्छे से विकास कर लेती है, फिर वो तृतीय क्षेत्र में जो है
विकास जो है देखती है और द्वितीय क्षेत्र पर निर्भरता कम करती है। फिर वो अपना तृतीय क्षेत्र का भी अच्छे से विकास कर लेती है और विकसित अवस्था के रूप में पहुंच जाती है। ठीक है, ये एक प्रोसीजर है किसी भी अर्थव्यवस्था को यहाँ पर विकसित बनाने में, ठीक है, बनने में। लेकिन भारत के साथ थोड़ा सा अलग हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों, आजादी मिली हमें 1947 में, और आजादी के पश्चात हमने सबसे पहले तो प्राथमिक क्षेत्र पर अच्छे से ध्यान दिया। प्राथमिक क्षेत्र को अच्छे से हमने विकसित किया, इस पर बहुत अच्छे से काम भी किया, ठीक है। लेकिन अब जब हमें लगा कि हमें जब अब प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता धीरे धीरे कम करनी होगी और अन्य जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं इन पर भी जो है अब हमें विकास देखना चाहिए, इस पर भी। तो इस क्रम में हमने प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता कम करने के लिए द्वितीय क्षेत्र को छोड़कर सीधा तृतीय क्षेत्र पर विकास के लिए कार्य करना प्रारंभ किया, और हमने तृतीय क्षेत्र में भी बहुत अच्छे से विकास किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा जो द्वितीय क्षेत्र है दोस्तों, ये पड़ गया ठप। हमारा द्वितीय क्षेत्र जो है पीछे रह गया, पिछड़ा रह गया, और इसीलिए वर्तमान में हम जो मेक इन इंडिया वाले कॉन्सेप्ट देखते हैं ना दोस्तों, वो सारे इसीलिए है कि हमारा द्वितीय क्षेत्र जो है फिर से मजबूती प्राप्त करे। तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, एक आपकी समझ पर आधारित बात है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। कई बार मेंस में भी आपसे कभी पूछ लिया जाए कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का जो विकास क्रम एक बार भारत के संदर्भ में बता दीजिए, तो ये सारी बातें आपको उस समय ध्यान रहेगी, तो आप अच्छा लिख पाओगे। ठीक है, एक बार इनके बारे में देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। देखो, इसके अंतर्गत कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी गतिविधियां शामिल होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। मत्स्य कृषि कार्य, कच्चे तेल का निष्कर्षण, खनन, उत्खनन और खुदाई। देखो, खनन उत्खनन भी इसको आप जानिएगा दोस्तों। खनन उत्खनन जो है 2014 तक जो है ये भारत में जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता था, ठीक है। फिर इसको द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। लेकिन कई बार खदानों में ऐसे तत्व मिल जाते हैं जो द्वितीय क्षेत्र में उनको लाया जा सकता है, या कई बार उनको प्राथमिक क्षेत्र में भी रखा जाता है। तो इसलिए यह जो है खनन उत्खनन वाला जो बिंदु है, कई बार प्राथमिक क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलता है, उसका उपवर्ग है ये, और द्वितीय क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए परेशान नहीं होना है। देखो, ये प्राथमिक क्षेत्र हो गया दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर। This includes activities related to agriculture and natural resources like fishing, agriculture, ठीक है, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन, माइनिंग, ठीक है। ये सारी बातें जो है आपको यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र में देखने को मिलती है, ठीक है। ये चित्र के माध्यम से भी आप इसको समझ सकते हो। दूसरा है दोस्तों द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। निर्माण मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, स्थायी परिसंपत्ति, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जिसमें वस्तुएं निर्मित की जाती है, जैसे ब्रेड हुआ, कपड़ा हुआ, खिलौना, ये सारा जो है बनाया जाता है। खनन उत्खनन यहाँ पर आपको देखना ये मिल गया है, ठीक है, माइनिंग वाला। और विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति, ये हमारे द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है। इसी प्रकार हमने टर्सरी सेक्टर देखा है दोस्तों। टर्सरी सेक्टर जो है, इसमें हम क्या देखते हैं, सर्विस सेक्टर जो है इसके इंक्लूड है इसमें, है ना। और बैंकिंग, इंश्योरेंस हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, रियल सेक्टर्स हुए, ये सारे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब दो और अन्य क्षेत्र है दोस्तों, इंपोर्टेंट है। एक है चतुर्थक क्षेत्र, जिसे हम ज्ञान क्षेत्र के रूप में देखते हैं। ये है ज्ञान क्षेत्र, है ना, जिसे हम बौद्धिक गतिविधियां इसके अंतर्गत शामिल की जाती है, और इसे ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। इट इज also called knowledge sector, है ना। intellectual activities are included under this, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो बुद्धि से संबंधित गतिविधियां वो शामिल की जाती है, जैसे शोध हुआ, किसी चीज का शोध कर रहे हैं वो इसके अंतर्गत शामिल करना होता है। शोध करता हुए वो भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो इसमें जो बुद्धि से संबंधित बातें शामिल की जाती है। एक है पंचम क्षेत्र दोस्तों, और पंचम क्षेत्र में जो उच्च स्तर की जो निर्णय लेने वाले संस्थान है, जो हाई लेवल के जो डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, वो इसके अंतर्गत शामिल की जाते हैं। वो जो है जैसे नीति निर्माता हुए, वो इसके अंतर्गत शामिल होंगे, विज्ञान हुए, वैज्ञानिक हुए, ये सारे जो है इस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था के कुल 5 क्षेत्र हमने देखे हैं, और इन 5 क्षेत्र में 3 क्षेत्र हमारे महत्वपूर्ण हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। चतुर्थक और पंचम क्षेत्र भी हमने यहाँ पर अच्छे से देख लिए है, ठीक है। अब एक अर्थव्यवस्था को जानते हैं दोस्तों उसके वर्गीकरण के आधार पर, ठीक है। वर्गीकरण मतलब इसका क्लासिफिकेशन यदि हम देखेंगे तो इकोनॉमी का या सॉरी अर्थव्यवस्था का यदि हम वर्गीकरण यहाँ पर देखते हैं तो हम 6 आधार पर इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक तो बेस्ड ऑन गवर्नमेंट या स्टेट कंट्रोल, ठीक है, सरकार के नियंत्रण के आधार पर। दूसरा है दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर।
तीसरा है दोस्तों बेस्ड ऑन ग्लोबल रिलेशंस, वैश्विक संबंधों के आधार पर। चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग, नियोजन के आधार पर। और चौथा है बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, निर्भरता के आधार पर। पांचवा है दोस्तों बेस्ड ऑन रोल ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों सरकार या राज्य के नियंत्रण के आधार पर। तो सरकार या राज्य के नियंत्रण के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था को हम तीन रूप में देखते हैं, ठीक है। पहला है उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, लिबरल या कैपिटलिस्ट, ठीक है। दूसरा है राज्य या समाजवादी, स्टेट या सोशलिस्ट। तीसरा है दोस्तों मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीनों के विचार इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा जानिएगा, ठीक है। देखो दोस्तों, यदि मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करूं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ऐसा क्षेत्र विशेष या ऐसा विशेष क्षेत्र जहां पर वहां की आर्थिक गतिविधियों पर किसका नियंत्रण हो दोस्तों, बाजार का नियंत्रण हो। ये बात ध्यान रखना, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर वहां की आर्थिक गतिविधियां किसके द्वारा संचालित की जाती है दोस्तों, बाजार द्वारा संचालित की जाती है। अब आपको बाजार मतलब ये समझ में आ रहा होगा बाजार क्या है, कोई व्यक्ति है। बाजार क्या दोस्तों, बाजार कुछ नहीं है, क्रय विक्रय की जो हमारी प्रोसेस होती है, यही हमारा क्या कहलाता है, बाजार कहलाता है। या एक और बात जान लीजिए, डिमांड और सप्लाई की जो चेन हमारी चलती है ना, यही हमारी क्या कहलाती है दोस्तों, बाजार की गतिविधियां कहलाती है। मतलब क्रय विक्रय होना, डिमांड और सप्लाई है, या मांग और आपूर्ति है, जो सब बाजार द्वारा जो है इसमें संचालित की जाएगी, ऐसी अर्थव्यवस्था जो है हमारी उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसमें राज्य का, इसमें जो है सरकार जो है, सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता, सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक अवधारणा है। इसमें एक और व्यक्ति दोस्तों एडम स्मिथ, आपने नाम सुना होगा। एडम स्मिथ जो है, इन्होंने एक बात भी कही थी, इसको जो है अहस्तक्षेप की नीति भी बोला गया है। अहस्तक्षेप की नीति, ठीक है। इसमें अहस्तक्षेप रहता है, मतलब सरकार का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। इसमें दोस्तों प्रतिस्पर्धा का क्या रहता है, भाव रहता है ना। प्रतिस्पर्धा जो रहती है, इसमें प्रतिस्पर्धा का जो है भाव रहता है। दूसरा, इसमें एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, इसका प्रमुख उद्देश्य रहता है ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करना, ठीक है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। एडम स्मिथ ने ये जो इंग्लिश में इसको एक थ्योरी दी थी, वो है, ये नाम याद रख लीजिए, लाइसेंस फायरे, ठीक है। ये नाम आपने सुना होगा, ये अवधारणा इन्हीं ने दी है। ये अहस्तक्षेप वाले ही जो है बात बताता है कि इसमें जो है सरकार का किसी प्रकार से कोई नियंत्रण इतना नहीं रहता है। ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है, जिसमें प्रतिस्पर्धा का भाव रहता है और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना इनका प्रमुख उद्देश्य रहता है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों राज्य है या समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जिस क्षेत्र विशेष की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, इन आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण किसका रहेगा, सरकार का नियंत्रण रहेगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। और इस पर जो है दोस्तों, इसका जो है प्रमुख उद्देश्य क्या रहेगा, जन कल्याण करना, ठीक है। जन कल्याण करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों इसमें प्रतिस्पर्धा जैसी कोई भावना नहीं रहती है, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। इसका उदाहरण दोस्तों आप जानते हो, यूएसए हुआ, ठीक है, जापान हुआ, ये जो है इसके क्या है, उदाहरण है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का अच्छा उदाहरण है क्यूबा, ठीक है। क्यूबा हुआ, उत्तरी कोरिया जो है वो भी इसका अच्छा उदाहरण है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था। जब ये दो अर्थव्यवस्था चल रही थी, तब एक व्यक्ति है दोस्तों जॉन मेनार्ड कीन्स, उन्होंने 1929 में इस व्यवस्था का जो है अर्थव्यवस्था का विचार दिया। क्या नाम है दोस्तों, मेनार्ड कीन्स, है ना। ये नाम इंपोर्टेंट है, इस नाम को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इस व्यवस्था में क्या होता है, ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण पाए जाते हैं। मतलब इसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों आपस में मिलकर उस क्षेत्र का आर्थिक विकास करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाएगी दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो भारत एक क्या है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन थोड़ा सा जानिए 1947 के आसपास हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी।
जैसे अभी हमें पता है कि हमारी अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो 1947 में हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हुई होगी? तो आपके मन में आ रहा होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, उस समय भी आपको याद होगा टाटा कंपनी हुआ करती थी, है ना, आजादी के समय में भी। तो टाटा जो है दोस्तों एक क्या है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। और यह प्राइवेट कंपनी जो है क्या करती है दोस्तों, इसमें यहाँ पर जो टाटा कंपनी है ये और भारत सरकार दोनों मिलकर जो है इसमें भी साथ में काम करती है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि वर्तमान में जो है रेशियो, इसमें आप रेशियो ध्यान रखिएगा कि उस समय की स्थितियां जो है, उस समय जो है आजादी के समय समाजवाद पर ज्यादा जो है जोर दिया जाता था, पूंजीवाद पर इतना ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर हमारा अच्छा खासा झुकाव है। तो यहाँ पर अब थोड़ा अनुपात में कमी है, लेकिन उस समय भी भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित थी, इस समय भी भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, ठीक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या रहता है दोस्तों, इसमें जो है सरकार और ये दोनों किस प्रकार से काम करते हैं ये भी थोड़ा जान लीजिए। देखो, यदि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को और थोड़ा सा अच्छे से समझे, क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था है ना, तो इसको थोड़ा सा जान लो। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो सरकार रहती है ना, इसमें जो सरकार रहेगी ना, वो सरकार असल में एक नियामक के रूप में काम करेगी। नियामक मतलब रेगुलेटर के रूप में काम करेगी, है ना। कैसे करेगी थोड़ा सा और जान लो। जैसे मान लो दो कंपनी है, ठीक है, एक एयरटेल कंपनी है, इसी से समझ लीजिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये एयरटेल एक कंपनी है और एक बीएसएनएल एक कंपनी है, ठीक है। ये दोनों क्या है, कंपनियां हैं, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी है और ये है सरकारी कंपनी, ठीक है। अब इन दोनों कंपनियों को संचालित कौन करता है दोस्तों, ट्राई करता है। आपको पता होगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये है अपना ट्राई। और ट्राई जो है दोस्तों इन दोनों को क्या करता है, संचालित करता है। मतलब ट्राई क्या है, सरकार ही है। सरकार क्या कर रही है, इसमें नियामक के रूप में काम कर रही है। मतलब सरकार जो है निजी क्षेत्र के साथ मिलकर जो है क्या करेगी, काम करेगी। ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। 1929 में ये जॉन मेनार्ड कीन्स ने इसका क्या दिया था, विचार दिया था, ठीक है। अब दोस्तों विकास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, अगर हमें डेवलपमेंट के हिसाब से देखूं तो पहला है डेवलप्ड इकोनॉमी, जिसे हम विकसित अर्थव्यवस्था बोलेंगे। फिर डेवलपिंग इकोनॉमी, जिसे हम विकासशील अर्थव्यवस्था बोलेंगे। और फिर है दोस्तों अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, जिसे हम अविकसित अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विकसित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर, या ऐसा विशेष क्षेत्र या क्षेत्र विशेष जहां पर जो उपलब्ध संसाधन है उनका अच्छे से दोहन किया जा चुका है। तो ऐसी व्यवस्था हमारी विकसित अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में आती है। और यहाँ के जो लोग हैं, इनकी जो है लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, आय इनकी बहुत अच्छी है। यहाँ पर अधोसंरचना का बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर विकास हो चुका है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। यही यूएसए जापान वगैरह जो है ये विकसित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। एक है दोस्तों विकासशील अर्थव्यवस्था, जैसे हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है दोस्तों, क्या है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर उपलब्ध संसाधन तो है और इन संसाधनों का सतत रूप से प्रयास किया जा रहा है और विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर जो है ध्यान देकर जो है काम किया जा रहा है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। लेकिन विकासशील अर्थव्यवस्था के सामने दोस्तों बहुत सारी चुनौतियां रहती है, ठीक है। देखो, चुनौतियां बहुत सारी है। यहाँ पर जो है हमारे पास उपलब्ध जो संसाधन है ना दोस्तों, है ना, इन संसाधनों के लिए हमें बहुत सारी समस्या हमारे सामने आती है। इन संसाधनों में देखो, एक तो संसाधन का अभाव होता है दोस्तों, ठीक है। और एक संसाधन का होता है उचित आवंटन करना, ठीक है। दो बातें होती है, ठीक है। तो हमारे पास अभाव का, संसाधन के अभाव का जो प्रश्न चिन्ह लगा रहता है, ये तो हम दूर कर लेते हैं। दूर कैसे कर लेते हैं दोस्तों, यदि हमारे पास कोई सी चीज नहीं है तो हम उसको आयात कर लेंगे, दूसरे देश से टेक्नोलॉजी मंगा लेंगे, दूसरे देश से जो चाहिए हमें, जिसकी आवश्यकता लग रही है हम उसको मंगवा लेंगे। तो ये तो समस्या हमारी दूर हो जाती है कि हमारे पास किसी चीज का या किसी संसाधन का अभाव है तो हमारी सरकार उसको पूरा कर लेती है। लेकिन आवंटन पे जब बात आती है तो आवंटन एक बहुत बड़ी समस्या है वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था के सामने, ठीक है। आवंटन की समस्या कैसे, जैसे मान लो भूमि है, ठीक है। भूमि से एक एग्जांपल के रूप में समझ लो, ठीक है। एक भूमि है, ठीक। अब इस भूमि का आवंटन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो सरकार बैठी है, एक सरकार के जो गुड बोलता है कि यार इस भूमि का जो है कृषि के लिए इसको रेडी कर लो, ताकि कृषि से जो है किसानों की आय में क्या होगी, वृद्धि होगी
और किसानों की आय में वृद्धि होगी तो राष्ट्र की आय में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, एक गुट ऐसी बात कह रहा है, तो वो इस भूमि को इस प्रकार से आवंटित करने की बात कर रहा है। लेकिन एक गुट ऐसा बोल रहा है कि इस भूमि पर उद्योग बना दो यार। ठीक है, उद्योग बना दो, उद्योग में बड़े बड़े अच्छे कारखाने लगा दो और इन कारखानों के माध्यम से जो है बड़ी बड़ी चीजों को जो है अच्छे से उत्पादित करो और फिर इनको अच्छे से बेचो, ताकि यहाँ पर भी आय में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से ये भी आय में वृद्धि करने की बात कर रहा है, ये भी आय में वृद्धि करने की बात कर, दोनों का गोल तो एक ही है, लेकिन आवंटन क्या है, अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। तो आवंटन की समस्या हमारे देश में आज भी है। ठीक है, और यह एक बड़ी समस्या है। जब भी आपके सामने किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे कि भारत में उपलब्ध जो संसाधन है, यदि इन संसाधनों में समस्या देखी जाए अभाव की या आवंटन की, तो बड़ी समस्या क्या है दोस्तों, तो आवंटन इसमें बड़ी समस्या है, क्योंकि आवंटन हर क्षेत्र का अपना अपना अलग रहता है। ठीक है, अभाव तो हम बाहर से किसी देश से वापस जो है उस वस्तु का आयात करके ये जो है खाई जो है इसकी पूरी कर सकते हैं, है ना, लेकिन ये आवंटन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखना। और एक विकासशील अर्थव्यवस्था में और भी समस्या है। देखो, दूसरी हमारे देश की समस्या है पूंजी। मैंने थोड़ी देर पहले फिर बताया था, पूंजी में क्या है दोस्तों, पूंजी में दो चीजें, एक है मनी, ठीक है, और एक है दोस्तों तकनीक। अब हमारे पास तकनीक तो है, लेकिन तकनीक हमारे पास कौन सी नहीं है दोस्तों, आधुनिक तकनीक नहीं है, और आधुनिक तकनीक के अभाव में ही हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं। अभी जैसे मान लो हमारे पास अच्छी तकनीक होगी तो हम बंजर भूमि का प्रयोग करके अच्छे से जो है उसको उपजाऊ करके हमारी आय में वृद्धि कर सकते हैं। हमारे जो कारखाने, घिसे पीटे कारखाने हैं, और इनमें जो अभी भी जो है तकनीकी पुरानी चल रही है, यदि अच्छी मजबूत और बेहतर तकनीक आ जाएगी तो ये कारखाने भी बहुत अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे सामने जो समस्या है, हमारी जो विकासशील अर्थव्यवस्था है, यदि आपसे मेंस में पूछ ले कि भारत के सामने जो वर्तमान में जो चुनौतियां है, एक जो विकासशील अर्थव्यवस्था जो है भारत की, इसमें वर्तमान में जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, इन पर एक बार प्रकाश डालो। तो आप इस प्रकार से इन बातों को भी बहुत अच्छे से लिख सकते हो। मेंस में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी प्रीलिम्स का एक बिंदु है, तो प्रीलिम्स में भी आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का जिक्र किया हुआ है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को हम थोड़ा और अच्छे से जान ले। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ के लोगों की जो आय है लगभग ठीक ठाक है, जीवन स्तर भी ठीक ठाक है, लेकिन इनकी तुलना में जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, विकसित अर्थव्यवस्था जो है, इनकी तुलना में कहीं ना कहीं कम है। फिर आता है दोस्तों अविकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, और अविकसित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर संसाधन तो है, लेकिन उनके पास तकनीकी ही नहीं है, और इनका जीवन स्तर बहुत क्या है दोस्तों, गिरा हुआ है। यहाँ पर जो है आय के बिल्कुल ऐसे कुछ साधन है नहीं। लोग जो है यहाँ पर भूखमरी जैसी स्थितियां देखते हैं। और सामान्यतः आप दक्षिण अफ्रीका वाला जो एरिया वाला जो है, अफ्रीका वाला जो देश है अफ्रीका में, उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे चाड हुआ, नाइजेरिया हुआ, बुरुंडी हुआ, ये सब क्या है, इसके अच्छे उदाहरण है। यहाँ पर हमारा देश आ ही गया है। ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था। इस विकासशील अर्थव्यवस्था को कई बार अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में भी लिखकर आपको बताया जा सकता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था मतलब हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था की ही बात कर रहा है, डेवलपिंग इकोनॉमी की ही बात कर रहा है। ठीक है, चलो ये बात आई होप आपको अच्छे से समझ में आई। हमने डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट जो है, या विकास के आधार पर जो है हमारी अर्थव्यवस्था को देख लिया है। अब है दोस्तों वैश्विक संबंधों के आधार पर। ठीक है, अब वैश्विक संदर्भों के आधार पर दो अर्थव्यवस्था हमारे सामने आती है, एक खुली हुई ओपन इकोनॉमी, दूसरी है क्लोज्ड इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ओपन इकोनॉमी ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने यहाँ पर क्या करती है, आयात निर्यात की जो है व्यवस्था, इसको जो है मानती है कि हाँ आप हमारे आयात करो, हम भी आपके यहाँ पर निर्यात करते रहेंगे, आयात निर्यात जो है चलता रहे। ऐसी व्यवस्था हमारी खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। सिंगापुर इसका अच्छा उदाहरण है। ठीक ठीक है, अब बंद अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आयात निर्यात की जो है गतिविधियां बिल्कुल नहीं है, और ऐसी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। लेकिन दोस्तों कई बार हमारे सामने जब हम बंद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो हमारे सामने उत्तरी कोरिया नाम आता है कि बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण उत्तरी कोरिया। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में आप खबरें पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर में आपको जानकारी मिलती होगी कि उत्तरी कोरिया का जो शासक है वो कहता है कि हमने हाइड्रोजन बॉम्ब बना लिया है। ठीक है, अब उसने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया है, तो हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए उसको बहुत सारे तत्वों की आवश्यकता होगी, और वो तत्व उत्तरी कोरिया में तो बिल्कुल संभव है नहीं। ठीक है, तो ऐसे में क्या आप मान सकते हो कि यह जो है अर्थव्यवस्था उत्तरी कोरिया की एक बंद अर्थव्यवस्था है?
तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, विश्व में ऐसी कोई सी भी कंट्री नहीं है जो क्लोज्ड इकोनॉमी का उदाहरण है। लेकिन कई बार किताबों में आपके सामने बंद अर्थव्यवस्था का विचार दिया जाता है, ठीक है। और बंद अर्थव्यवस्था में आपके सामने उत्तरी कोरिया यदि ऑप्शन में दिया हुआ है, जैसे इस प्रकार से यदि प्रश्न पूछ लिया, ऑप्शन ए बी सी डी 4 नाम दे दिए, अलग अलग कंट्री के यहाँ पर नाम दे दिए जिसमें एक उत्तरी कोरिया भी है, तो आप सही आंसर ये लगा देना। लेकिन ऑप्शन डी में आपको लिख दिया इनमें से कोई नहीं, तो आप उस समय जो है क्या लगाओगे दोस्तों, ये लगाना, ठीक है। ऐसे प्रश्न का यदि नेचर हो तो आप यही जाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में बंद नहीं है, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, ग्लोबल रिलेशन के आधार पर, ठीक है। अगला है दोस्तों प्लानिंग के आधार पर या नियोजन के आधार पर। तो एक होती है योजनाबद्ध या प्लान्ड इकोनॉमी, और एक होती है दोस्तों नॉन प्लान्ड इकोनॉमी या हमारी गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। तो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक गतिविधियों का यदि संचालन करते हैं तो उसमें पहले से प्लान कर लेते हैं कि यार 4-5 साल में मुझे इन इन क्षेत्रों में अपने को ये लक्ष्य जो है निर्धारित किए हैं, इनको प्राप्त करना है। मतलब जैसे भारत था, आजादी मिली, आजादी के बाद हमने पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ करी कि हमें 5 वर्ष में गरीबी में इतना रेशो लाना है, भूखमरी में इतना, है ना, रोजगार देना है, ऐसा। तो ये सारा जो है प्लान करके चलता है, और इसमें इस प्रकार के प्लान की कोई व्यवस्था नहीं रहती है, जो हमारा गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों निर्भरता के आधार पर, निर्भरता के आधार पर बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। देखो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, इसमें जो है अर्थव्यवस्था जो है स्वयं पर निर्भर करती है, उसे ज्यादा किसी भी वस्तुओं के लिए किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भर नहीं होना रहता है। वो स्वयं ही उन चीजों का उत्पादन करती है, अपना मार्केट स्वयं बनाती है, स्वयं ही अपनी सारी गतिविधियों का संचालन कर सकती है। ऐसी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहलाती है। दूसरा आश्रित अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था कई बार आप देखते हो कुछ छोटे छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों के अंतर्गत आते हैं, उनकी जो आंतरिक जो गतिविधियां है वो तो वो अपने उसमें फैसले ले लेते हैं, संचालन भी कर लेते हैं स्वयं का, लेकिन बड़ी बात जब आती है उनकी तो वो वहां पर जाकर जो है अपने बड़े राष्ट्र जिनका उन पर आधिपत्य है उनके अंतर्गत ही काम करते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था आश्रित अर्थव्यवस्था या डिपेंडेंट इकोनॉमी कहलाती है। इसी प्रकार दोस्तों इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी या परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था, ये अच्छी अर्थव्यवस्था है। परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था ऐसी, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से, जैसे मान लो किसी को तेल की आवश्यकता है, किसी को पानी की आवश्यकता है ना, तो ऐसे में परस्पर एक दूसरे की सहायता करके जो है अपना आर्थिक रूप से जो है विकास करना जो है सुनिश्चित करते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसमें तकनीकी भी एक अच्छा उदाहरण है। कई देश जो है अपने पास तकनीकी नहीं रहती है तो अन्य राष्ट्रों से तकनीकी लेते हैं, बदले में उनको भी जो आवश्यक जो चीजें लगती हैं वो देते हैं। तो ये हमारी इस प्रकार से परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था है, और टोटल हमने यहाँ पर बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी पर भी इसको हमने देख लिया है। अब है दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर, ठीक है। तो विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर यदि हम बात करें बेस्ड ऑन रोल ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, तो यहाँ पर सबसे पहले कृषक अर्थव्यवस्था है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी। दूसरी है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, औद्योगिक अर्थव्यवस्था। तीसरा है सर्विस इकोनॉमी या सेवा अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों कृषक अर्थव्यवस्था या एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, इसको थोड़ा सा जानो। तो ऐसा क्षेत्र या ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर 50% या इससे अधिक की आबादी, 50% या इससे अधिक की जो आबादी है कृषि तथा कृषि से संबंधित गतिविधियों पर निर्भर करती है। देखो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था रहती है, जो 50% या इससे अधिक की आबादी जो है या तो कृषि कार्य कर रही है, और कृषि कार्य के साथ साथ उनकी आजीविका का जो साधन है वो भी क्या है दोस्तों, कृषि। तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी कृषक अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसी प्रकार उद्योगों के संबंधित 50% या इससे अधिक की आबादी यदि औद्योगिक गतिविधियों में लगी हुई है और उनकी आजीविका का जो मुख्य जो सोर्स है वो भी उद्योगी है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहलाएगी। और इसी प्रकार 50% या इससे अधिक की आबादी यदि सेवा क्षेत्र में लगी हुई है और उनकी आजीविका का जो मूल सोर्स है वो भी सेवा सेक्टर ही है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी सेवा अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के आधार पर भी हमने इसको अच्छे से देख लिया है, ठीक है। चलो ये सारी बातें यहाँ पर अच्छे से हो गई है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों हमारी जितनी भी अर्थव्यवस्था का जो है वर्गीकरण वो हमने देख लिया है। 6 मुख्य रूप से हमने इसको देखा है, बेस्ड ऑन गवर्नमेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन ये डेवलपमेंट, ग्लोबल रिलेशंस, है ना, प्लानिंग, डिपेंडेंसी और डिफरेंट सेक्टर्स। तो ये बात हमने अच्छे से देख ली, इसके साथ साथ हमने इसके सेक्टर्स भी देख लिए हैं,
है ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स। ठीक है, तो ये उत्पादन के साधन हमने देख लिए, आर्थिक क्रियाएं हमने देख ली, सारी बातें जो है हमने यहाँ पर अच्छे से समझ ली है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ हमने सारी बातों को अच्छे से समझा है। ठीक है, ये हमारी पुस्तक है दोस्तों, एक बार मार्केट में जरूर देख लीजिएगा, बहुत बेहतर तरीके से हमने इसको बनाया है और ये यूनिट 6 को लेकर आपको परेशानी नहीं देगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी पहली क्लास है जिसमें हमने बहुत सारी बेसिक बेसिक बातों को यहाँ पर समझा है। आगे भी दोस्तों मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स को जितना सरल आप समझना चाहते हो उतना मैं देने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको इकोनॉमी बहुत सरल लगे। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है दोस्तों, छोटी छोटी बातों को यदि ध्यान में रखकर आपने इसको प्रिपेयर किया तो यकीन मानो आप इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। ठीक है, तो ये पूरी बैच जो है मैं शुरू कर रहा हूँ दोस्तों, शून्य से समझ तक, और ये मात्र 199 रुपए में रहेंगी। और ये ओमकार इंस्टीट्यूट की जो हमारी एप्लीकेशन है वहां पर आपको इसकी जो जैसे क्लास तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, इसके नोट्स वहां पर आपको अच्छे से मिल जाएंगे। आपको क्लास देखनी है, नोट्स देखने हैं और आपका काम इतने में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान रखनी है, और कल मिलते हैं अपने अगले अगली क्लास में दोस्तों। तो जुड़े रहिएगा, और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।